नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है कहानी परिणीता का भाग 6। नवीन राय ने सब सूद और असल की पाई पाई हिसाब लगाकर गिन ली और फिर तमस्सुक लौटाते हुए गुरुचरण से कहा, क्यों जी, ये रुपए तुमको किसने दिए? गुरुचरण ने नम्र भाव से कहा, यह ना पूछिए दादा, कहने की मनाही है। अपने रुपए वसूल होने से नवीन राय तनिक भी संतुष्ट नहीं हुए। इसकी तो उन्हें आशा न थी, न इच्छा, बल्कि उन्होंने तो गुरुचरण के घर को गिरवाकर वहाँ कैसे नक्शे की नई इमारत खड़ी करेंगे, यह सोचकर ठीक कर रखा था। गुरुचरण का उत्तर सुनकर ताने के साथ बोले, सो अब तो मनाही होगी ही। भाई साहब, दोष तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने रुपयों का तकादा किया, यही मेरी खता है। ऐसा न हो तो फिर कलिकाल की करामात ही क्या। गुरुचरण बहुत व्यथित होकर बोले, यह क्या कहते हो दादा, आपका ऋण ही तो चुका सका हूँ, आपकी दया का ऋण तो मुझ पर बना ही रहेगा, उसे तो मैं कभी किसी तरह नहीं चुका सकूँगा। नवीन बाबू हंसने लगे। वे पक्के उस्ताद ठहरे। अगर ऐसे चतुर चंट चालाक न होते, अगर ऐसी बातों पर विश्वास कर लिया करते, तो गुड़ बेचकर आज इतनी जमा न कभी जमा कर पाते। सुनकर बोले, कहने को चाहे जो कहो, लेकिन जो तुम सचमुच यही सोचते हो भैया, तो इस तरह हिसाब न चुका देते। माना मैंने एक बार तुमसे तगादा ही किया, वह भी तुम्हारी भाभी की बीमारी के लिए, कुछ अपने लिए नहीं। खैर, यह तो बताओ भला, कितने सूद पर घर रेहन रखा है? गर्दन हिलाकर गुरचरण ने कहा, न तो घर ही रेहन रखा है दादा, और न सूद की ही कुछ बात तय हुई है। बुड्ढे ने इस पर विश्वास नहीं किया। बोला, खाली हाथ उधार इतने रुपए? गुरचरण, हाँ दादा, एक तरह से यही समझना चाहिए। लड़का बड़ा सज्जन है, बड़ा ही दयालु है। लड़का? कौन लड़का है जी? इस प्रश्न का कुछ उत्तर गुरचरण न दे सके, चुप हो रहे। जितनी बात मुंह से निकल गई उतनी भी कहना मुनासिब न था। नवीन बाबू गुरचरण के मन का भाव ताड़ गए। जरा मुस्कुराकर बोले, खैर, कहने की जब मनाही है तब फिर जाने दो। लेकिन देखो जी, मैं इतनी उम्र में दुनिया के बहुत से रंग ढंग देख चुका हूँ, इसीलिए तुमको अभी से सावधान किए देता हूँ भैया। वह चाहे जो हो, इस तरह उपकार करते करते कहीं अंत में कोई बखेड़ा न खड़ा कर दें। गुरचरण इसका कुछ जवाब न देकर नमस्कार करके तमस्सुक हाथ में लिए उठकर चले आए। अक्सर हर साल ही समझिए, इस फसल में भुवनेश्वरी कुछ दिन युक्त प्रदेश की यात्रा में बिताती और उधर ही रहा करती थी। उनको जो अजीर्ण रोग था, वह इससे कुछ मंदा हो जाता था। इस साल भी उनको वही अजीर्ण की शिकायत थी, मगर इतनी अधिक नहीं जितनी नवीन राय ने गुरचरण से बताई थी। नवीन राय ने अपना काम बनाने के लिए मसलहत्तन झूठ मूठ बहुत बढ़ाकर रोग के बारे में कहा था। अस्तु इधर नवीन बाबू के यहाँ युक्त प्रदेश की यात्रा की तैयारी होने लगी। उस दिन सवेरे शेखर अपने कमरे में बैठा एक चमड़े के बक्स में अपने शौक की चीज़ें और ज़रूरी सामान सहेज सहेज कर भर रहा था। इतने में अन्ना काली ने भीतर आकर कहा, शेखर दादा, तुम लोग कल जाओगे ना? शेखर ने उसकी ओर देखकर कहा, काली, जरा अपनी छोटी दीदिया को बुला दे, जो कुछ साथ ले जाना हो सो अभी आकर दे जाए। ललिता हर दफ़े शेखर की माँ के साथ जाया करती थी। शेखर यही जानता था कि वह इस दफ़े भी जाएगी। काली ने गर्दन हिलाकर कहा, अब की छोटी दीदियाँ नहीं जाएंगी। शेखर, क्यों न जाएगी? काली, वाह, कैसे जाएंगी? माघ फागुन ही में उनका ब्याह होने वाला है, बाबूजी लड़का खोज रहे हैं। शेखर जैसे सन्नाटे में आ गया, एकदम शून्य दृष्टि से ताकने लगा। घर में जो कुछ सुना था वही काली उत्साह के साथ शेखर के आगे कहने लगी। गिरीन्द्र बाबू ने कहा है कि ब्याह में जितने रुपए लगेंगे सब वे देंगे, मगर लड़का अच्छा होना चाहिए। बाबूजी आज भी दफ्तर न जाएंगे, खा पीकर कहीं लड़का देखने जाएंगे। उनके साथ गिरीन्द्र बाबू भी जाएंगे। शेखर चुपचाप सुनने लगा। ललिता आजकल क्यों नहीं आना चाहती, इसका कारण भी कुछ थोड़ा सा उसकी समझ में आ गया। काली कहने लगी, गिरीन्द्र बाबू बड़े भले आदमी हैं शेखर दादा। मंझली दीदिया के ब्याह के समय हमारा घर ताऊ जी के यहाँ गिरो रख दिया गया था कि नहीं? बाबूजी कहते थे कि और 2-4 महीने बीतते ही हम लोगों को घर से निकलकर राह राह भीख मांगते फिरना पड़ेगा। इसी से गिरीन्द्र बाबू ने ताऊ जी के सब रुपए दे दिए।
बाबूजी कल ही तो सब रुपए ताऊजी को दे गए हैं। छोटी दीदिया कहती थी कि अब हमें कुछ डर नहीं है। सच है ना शेखर दादा? शेखर कुछ भी उत्तर न दे सका, उसी तरह ताकता रहा। काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो शेखर दादा? अब की शेखर चौंक पड़ा और चटपट कह उठा, कुछ नहीं। काली, तनिक अपनी छोटी दीदिया को जल्दी बुला तो ला। कहना मैं बुला रहा हूँ। जा जल्दी से दौड़ती हुई जा। काली दौड़ती हुई चली गई। शेखर उस खुले हुए संदूक की ओर नज़र जमाए बैठा रहा। इस समय उसको यह होश न था कि उसे कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी नहीं, क्या ज़रूरी है और क्या फालतू। उसकी आंखों के आगे सब एकाकार हो गया। अपनी बुलाहट सुनकर ललिता ने ऊपर आ पहले खिड़की की झिरी से झांक कर देखा। उसका शेखर दादा फर्श पर एकटक धरती की ओर ताकता हुआ स्थिर भाव से बैठा है। शेखर के मुख का ऐसा भाव उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ललिता को आश्चर्य हुआ और साथ ही भय भी। धीरे धीरे पास आकर उसके खड़े होते ही आओ कहकर शेखर व्यस्त भाव से खड़ा हो गया। ललिता ने धीरे धीरे पूछा, मुझको बुलाया था? हाँ कहकर क्षण भर चुप रहने के बाद शेखर ने फिर कहा, कल सवेरे की ट्रेन से ही मैं माँ को लेकर प्रयाग जाऊँगा। अब की लौटना शायद देर में हो। यह लो चाबी, तुम्हारे खर्च के लिए रुपए पैसे सब इसी दराज में रखे हैं। हर साल ललिता भी जाती थी। पिछले साल इसी यात्रा के लिए उसने कैसे आनंद और उत्साह के साथ सब सामान बांध बूंद कर चटपट तैयारी कर ली थी, और अब की वही काम अकेले शेखर दादा को करना पड़ रहा है। खुले हुए संदूक पर नज़र पड़ते ही ललिता को इन बातों का ख्याल हो आया। शेखर ने उसकी ओर से मुंह फेरकर एक बार खांस कर गला साफ करके कहा, देखो सावधानी से रहना, और अगर किसी तरह की आवश्यकता पड़े तो दादा से पता पूछकर मुझे चिट्ठी लिखना। इसके बाद दोनों ही जने चुप। इस दफ़े ललिता साथ नहीं जाएगी, यह खबर शेखर दादा को मिल गई और शायद उसके न जाने का कारण भी उन्होंने सुन लिया होगा। यह ख्याल करके ललिता लज्जा संकोच से गड़ी सी जा रही थी। एकाएक शेखर ने कहा, अच्छा अब जाओ, मुझे ये सब सामान रखना है। दिन चढ़ चला, मुझे ज़रा ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ललिता खुले संदूक के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और बोली, तुम जाकर स्नान करो, मैं सब रखे देती हूँ। नेकी और पूछ। शेखर ने चाबियों का गुच्छा ललिता के पास फेंक दिया। कमरे के बाहर जाकर एकाएक रुककर उसने कहा, मुझे क्या क्या दरकार होगा, या तुम भूल तो नहीं गई हो? ललिता सिर झुकाकर संदूक के भीतर की चीज़ें देखने लगी। शेखर की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर माँ से पूछा तो मालूम पड़ा कि काली की कही बातें सच हैं। गुरचरण ने अपना कर्जा अदा कर दिया, यह भी सच है, और विशेष रूप से ललिता के लिए लड़के की तलाश हो रही है, यह भी ठीक है। फिर और कुछ न पूछकर शेखर नहाने चला गया। 2 घंटे बाद स्नान भोजन आदि से छुट्टी पाकर ऑफिस जाने की पोशाक पहनने के लिए अपने कमरे में घुसते ही उसने जो देखा उससे वह सचमुच दंग हो गया। यह 2 घंटे का समय यूँ ही बीत गया। इस बीच में ललिता ने कुछ भी नहीं किया। वह संदूक के एक कोने पर सिर रख के चुपचाप बैठी हुई थी। शेखर के पैरों की आहट से चौंक कर सिर उठाया और उसी दम गर्दन झुका ली। उसकी आंखें रोते रोते गुड़हल के फूल जैसी लाल हो गई थीं, किंतु शेखर ने इधर देखकर भी नहीं देखा। ऑफिस की पोशाक पहनते पहनते उसने सहज भाव से कहा, इस वक्त न कर पाओगी ललिता, दोपहर को आकर सब रख देना। इतना कहकर वह कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। उसने ललिता की आंखें लाल हो जाने का कारण ठीक ठीक समझ लिया था, किंतु सब पहलुओं पर अच्छी तरह विचार किए बिना, इस बारे में पूर्ण रूप से सोचे समझे बिना और अधिक कुछ कहने का साहस नहीं किया। उस दिन तीसरे पहर मामा वगैरह को चाय देने के लिए बैठक में आते ही ललिता सिटपिटा सी गई। कारण यह था कि आज वहाँ शेखर भी मौजूद था। यात्रा के प्रथम वह गुरचरण से भेंट करने आया था। ललिता ने सिर नीचा करके 2 प्याली चाय बनाकर गिरीन्द्र के और मामा के आगे रख दी। यह देखकर गिरीन्द्र ने कहा, शेखर बाबू को चाय न दोगी ललिता? ललिता ने बिना सिर उठाए ही धीमे स्वर में कहा, शेखर दादा नहीं पीते। गिरीन्द्र ने फिर और कुछ नहीं कहा। ललिता ने शेखर के बारे में एक दिन कहा था कि शेखर खुद भी चाय नहीं पीते और औरों का भी यह शौक़ नहीं पसंद करते। इस समय इसकी गिरीन्द्र को याद हो आई थी।
चाय की प्याली हाथ में लेकर गुरचरण ने ललिता के लिए देखे गए लड़कों की चर्चा चलाई। आज जिस लड़के को देखने गए थे उसके बारे में लड़का बीए में पढ़ता है, अच्छा है इत्यादि कहकर खूब तारीफ़ करने के बाद अंत में कहा, फिर भी हमारे गिरीन्द्र को पसंद नहीं आया। यह ज़रूर है कि लड़का देखने में वैसा सुंदर सुडौल नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मर्द बच्चे का रूप ब्याह के अलावा और कौन अवसर पर किस काम आता है। मर्द के तो गुण ही देखे जाते हैं। गुरचरण तो इतना ही चाहते थे कि किसी तरह लड़की का ब्याह हो जाए, यही बहुत है। शेखर के साथ गिरीन्द्र का आज यहाँ साधारण स्वल्प परिचय हुआ था। गिरीन्द्र की ओर देखकर शेखर ने मंद हास्यपूर्ण कहा, गिरीन्द्र बाबू को क्यों नहीं पसंद हुआ? लड़का पढ़ लिख रहा है, अवस्था भी अच्छी है, यही तो सुपात्र है। शेखर ने यह पूछा जरूर, लेकिन गिरीन्द्र के नापसंद होने का भीतरी रहस्य वह जान गया था। उसने समझ लिया था कि क्यों यह लड़का नहीं पसंद आया है। भविष्य में भी कोई पसंद न होगा। मगर गिरीन्द्र से एकाएक इस प्रश्न का उत्तर न देते बन पड़ा। उसका चेहरा कुछ सुर्ख हो उठा। शेखर ने उस पर भी लक्ष्य किया। वह उठ खड़ा हुआ, बोला, काका जी, कल माँ को लेकर प्रयाग की ओर जाता हूँ। शुभ कार्य में ठीक वक्त पर खबर देना, कहीं भूल न जाइएगा। भला यह कैसे हो सकता है भैया? मेरे तो तुम ही लोग सब कुछ हो। इसके अलावा ललिता की माँ के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकेगा। क्यों ना बेटी? यूँ कहते हुए हंसकर जैसे ही गुरचरण ने ललिता की ओर मुँह फेरा, ललिता को न देखकर बोले, वह यहाँ से कब उठ गई? शेखर ने कहा। यह चर्चा छिड़ते ही वह उठ भागी। गुरचरण ने गंभीर भाव धारण करके कहा, भागेगी तो जरूर ही, 1000 हो, अब समझने बूझने की उम्र है। यह कहकर सहसा एक हल्की सी सांस छोड़ने के बाद फिर बोले, मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का सा अवतार है। ऐसी लड़की बड़े भाग्य से मिलती है भैया शेखरनाथ। यह बात कहने के साथ ही गुरचरण के शीर्ण मुख, कृष्ण मुख के ऊपर गहरे स्नेह की ऐसी एक स्निग्ध और मधुर झलक देख पड़ी कि गिरीन्द्र और शेखर दोनों ही आंतरिक श्रद्धा के साथ मन ही मन उन्हें प्रणाम किए बिना न रह सके। तो दोस्तों, ये था आपकी पसंदीदा कहानी परिणीता का भाग 6। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।